हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आज के हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर सीयूईटी को। एंड आज के जो हम दो सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं जूरिस्प्रूडेंस। अब जूरिस्प्रूडेंस की अगर मैं बात करूँ ना, तो जूरिस्प्रूडेंस में सबसे पहला एक जो हेडिंग है, जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो है मीनिंग एंड नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब अगर मैं मीनिंग एंड नेचर ऑफ जूरिस्प्रूडेंस की बात करूं, तो इसमें आपको क्या पढ़ना है। देखिए, इसमें आपको सबसे पहले देखना है कि साहब इसका जो ओरिजिन है, जो जूरिस्प्रूडेंस का जो ओरिजिन है वो कहाँ है, वो कहाँ हुआ। ठीक है, तो इसका ओरिजिन जो माना जाता है वो रोम में माना जाता है। ठीक है, फिर जो बिल्कुल स्टार्टिंग में जो जूरिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस के बारे में आखिरकार क्या क्या कहा। मतलब उन्होंने जूरिस्प्रूडेंस का जो वर्ड है ना, जूरिस्प्रूडेंस, तो जूरिस्प्रूडेंस जो वर्ड है वो कहाँ से आया, वो आया जूरिस्प्रूडेंशिया से, जिसका की मतलब था क्या, नॉलेज ऑफ लॉ। ठीक है, तो किस किस ने क्या क्या मतलब बताया जूरिस्प्रूडेंस का। ठीक है, और इनिशियली आपको क्या मिलेगा, आपको ना बहुत सारे जो भी आप लोग के पास बुक होगी ना, उसमें आपको बहुत सारे रोमन जूरिस्ट के बारे में लिखा मिलेगा कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने वो कहा। तो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है, एक तो अल्पियन है हमारे लिए इम्पोर्टेंट इनिशियली, जो वो रोमन वो जूरिस्ट में है, एंड दूसरे हैं हमारे लिए पॉलस। ठीक है, ये तो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो इन दोनों ने जूरिस्प्रूडेंस के रेस्पेक्ट में, इसकी डेफिनेशन के रेस्पेक्ट में क्या क्या कहा, क्या क्या इन्होंने अपनी अपनी डेफिनेशन रखी। ठीक है, वो एक आपको पढ़ना है। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ आप लोग जो भी आप लोग नोट्स बनाते होंगे ना जूरिस्प्रूडेंस वगैरह की, तो उसमें अगर आप लोगों ने ये बना रखा है, तो उसको ना आप लोग मार्क करते चलिएगा। ठीक है, या एक अलग से उस पर एक वो लिखते हुए चलिए कि मेजरली क्या क्या पढ़ना चाहिए। ठीक, फिर चलिए पर्पस एंड वैल्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। अब पर्पस एंड वैल्यू ऑफ जूरिस्प्रूडेंस पढ़ने से पहले हमारे पास फिर कुछ बहुत सारे वो जूरिस्ट के ऐसे नाम आ जाते हैं, ठीक है, जो कि जिनकी के वो जिन्होंने जो जो डेफिनेशन दी है जूरिस्प्रूडेंस के बारे में, ठीक है, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब मैं आप लोग को यहाँ पे मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। एक है हॉलैंड, ठीक है, फिर आते हैं साल्मन, ठीक है, फिर आते हैं ब्लैकस्टोन, देन फिर आते हैं बेंथम एंड देन ऑस्टिन। बैंथम एंड देन ऑस्टिन। अब होता क्या है, जूरिस्प्रूडेंस के अंदर आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो आपको 2 लाइन लिख के दे देंगे या वो आपको 4 लाइन लिख के दे देंगे। फिर वो कह देंगे कि भाई अब आप इनको मैच कर लो कि सब साल्मन ने क्या कहा, ऑस्टिन ने क्या कहा था, बेंथम ने क्या कहा था। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर हमें वो मैच करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा सा इन लोगों ने जो भी जो वो मेजर जो बातें जो कही है, ठीक है, कि जैसे जनरल जूरिस्प्रूडेंस किसने कहा, वो किसने सबसे पहले वर्ड यूज किया, पर्टिकुलर जूरिस्प्रूडेंस किसने पहले वर्ड यूज किया, गुडनेस और बैडनेस ऑफ लॉ जूरिस्प्रूडेंस के अंदर किसने सबसे पहले यूज किया। तो ये सब हमको ये सब जो चीजें हैं, ये हमें ये देख के चलनी पड़ेगी। ठीक है, और फिर जूरिस्प्रूडेंस जनरलिस एक टर्म है, वो किसने कहा। ठीक, तो वो ये सब जो भी वर्ड्स है ना, तो ये सब जितने भी मेजर मेजर वर्ड्स हैं, या ये जो ये सेंटेंसेस हैं, ये किसने कब कब इस्तेमाल करे या किस किसने इस्तेमाल करे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं, तो जूरिस्प्रूडेंस के ना 3 काइंड्स के बारे में बात करी जाती है। तो जूरिस्प्रूडेंस के जो 3 काइंड्स है ना, वो एक आपको पढ़ना है जो कि है एक्सपोजिटरी, ठीक है, एक है लीगल हिस्ट्री, एंड दूसरा है साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, ये 3 तरह के जूरिस्प्रूडेंस में डिवीजन होता है। एक्सपोजिटरी है, ठीक, दूसरा लीगल हिस्ट्री पे बेस्ड है जूरिस्प्रूडेंस, लीगल हिस्ट्री पे बेस्ड है, एंड तीसरा है आपका तो साइंस ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, हो सकता है वो सिर्फ यही पूछ ले कि व्हाट आर द 3 काइंड्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस। ठीक है, तो ये 3 काइंड है जूरिस्प्रूडेंस की। फिर हम देखें, तो जूरिस्प्रूडेंस के अंदर जो सबसे मेजर एक जो इंपॉर्टेंट चीज एक जो हो जा रही है ना, दैट इज हाउ मेनी स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस आर देयर, या जो भी स्कूल हैं उनके बारे में, या कौन कौन उन स्कूल्स का कौन कौन प्रोपाउंडर है, या कौन कौन ने कौन कौन जो भी वो जूरिस्ट है वो किस किस स्कूल से बिलोंग करता है, ये सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो स्कूल्स ऑफ जूरिस्प्रूडेंस में आपके लिए जो एक इंपॉर्टेंट हो जाएगा दैट इज एनालिटिकल स्कूल। अब एनालिटिकल स्कूल में ना
इसमें भी अगर मैं स्पेसिफिकली पिन पॉइंट करूँ तो आपको क्या पढ़ना है? अब एनालिटिकल स्कूल में ये पढ़ना है कि पहली बात तो एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग कौन-कौन करते थे। तो जैसे बेंथम है, ठीक है? जैसे बेंथम है, ठीक है? बेंथम बिलोंग करते थे एनालिटिकल स्कूल से, ठीक है? और कौन बिलोंग करते थे? अच्छा, फिर एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग कौन करते थे और फिर बेंथम की जो भी फिलॉसफी थी, है ना, वो क्या थी? ठीक? तो अब जैसे यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म, एक आपको बहुत नाम मिलेगा, यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म। यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म, ठीक है? तो अब आपको ये सब वर्ड्स याद रखने की, अब सपोज करिए आप लोग के वहां पे उन्होंने लिख दिया पेपर में कि यूटिलिटेरियन इंडिविजुअलिज्म, ठीक है, किस स्कूल से बिलोंग करता है? ठीक, तो ये हमें याद होना चाहिए कि भाई ये एनालिटिकल स्कूल से बिलोंग करता है, ठीक है? फिर बेंथम के बाद, बेंथम का अगर आप लोग के पास देखिए टाइम हो तो बेंथम के जो थ्योरी थी उसका जरा क्रिटिसिज्म भी एक बार पढ़िएगा, ठीक है? एंड किसने क्रिटिसाइज करा इसको भी पढ़िएगा। फिर एक चीज और याद रखिएगा कि आपको जो जो आप स्कूल पढ़ रहे हैं उनके आपको फादर्स के नाम से कौन कौन जाना जाता है वो भी आपको याद रखना है। अब जैसे एनालिटिकल स्कूल का जो फादर है, ठीक है, या जिसको कहते हैं कि फाउंडर, फाउंडर ऑफ एनालिटिकल स्कूल, ठीक है, तो इसके फाउंडर को कहा जाता है क्या, मतलब इसका कौन फाउंडर है? तो इसका फाउंडर है जॉन ऑस्टिन, है इसके फाउंडर, ठीक है, जॉन ऑस्टिन। जो जो भी आप स्कूल पढ़े सबके आपको फाउंडर्स के नाम आपको याद होने चाहिए ही चाहिए, ठीक है? ऑस्टिन का भी आप पढ़ लीजिएगा कि क्या क्या उनकी वो थ्योरी थी, एंड उसका भी फिर क्रिटिसिज्म अगर टाइम हो तो क्रिटिसिज्म पढ़िएगा, अदरवाइज फिर पहले जो ये मेन मेन जो ये चीजें हैं ये सब आप लोग को याद रखनी है, ठीक? फिर एनालिटिकल स्कूल के बाद फिर जो सबसे ज्यादा एक जो इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है हमारे लिए, दैट इज हिस्टोरिकल स्कूल, ठीक है? फिर जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है? वो है फिर हिस्टोरिकल स्कूल है हमारा, हिस्टोरिकल स्कूल है, ठीक है? अब हिस्टोरिकल स्कूल में भी फिर वही सब वो चीजें हैं हमारे पास कि भाई किसने, कौन कौन इसके फाउंडर, कौन इसका फाउंडर था या किसने इसको प्रोपाउंड करा, ठीक है? एंड इसके जो भी मेजर जो भी जूरिस्ट थे वो कौन कौन थे, ठीक, प्लस किसने क्या क्या कहा। अब इसमें जो आपको मिलेंगे ना, इसमें आपको तीन चार लोगों के इसमें आपको नाम मिल जाएंगे। एक तो सेविग्नी मिल जाएगा, ठीक है, एक एक पुश्ता मिल जाएगा इसमें आपको, ठीक है? फिर इसमें आपको एक वो मिल जाएंगे, क्या नाम है, इसमें आपको ईगल भी इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है? तो इसमें काफी सारे जो जूरिस्ट है ना, उनका एक कंट्रीब्यूशन है हिस्टोरिकल स्कूल को डेवलप करने के लिए। एंड फिर अब थोड़ा सा जूरिस्प्रूडेंस का ये तो दिक्कत रहती रहती है कि किसने, अब जैसे हेनरी मेन है, तो अब हेनरी मेन ने क्या बोला, सेविग्नी ने क्या बोला, ठीक है? वॉल्कगीस्ट जो है वो कहाँ से वर्ड आया, ठीक है, वॉल्कगीस्ट का मतलब क्या है, इसमें जब आप पढ़े ना जूरिस्प्रूडेंस ये हिस्टोरिकल स्कूल में, तो इसमें आप लोग वॉल्कगीस्ट को जरूर पढ़िएगा, ठीक है? इसमें वॉल्कगीस्ट को मिस मत करिएगा। वॉल्कगीस्ट क्या होता है क्या नहीं है, ठीक है, कौन सी कॉन्शियसनेस के बारे में बात हो रही है, ठीक है, लॉ हैज अ नेशनल कैरेक्टर, ये भी किसमें बोला गया। तो ये सब जो भी चीजें है ना, आपको ये सब आपको देख के चलनी पड़ेंगी किसमें, हिस्टोरिकल स्कूल में। यहाँ मैंने हिस्टोरिकल स्कूल वहां लिख दिया था, ठीक है, बट मैं आप लोगों को इन जर्नल में आप लोगों को पूरा एक आइडिया में देता जा रहा हूँ, ठीक? फिर बात करते हैं हम, अब बात करेंगे हम सोशोलॉजिकल स्कूल की। अब जो सोशोलॉजिकल स्कूल है ना, बेसिकली सोशोलॉजिकल स्कूल में भी आपको थोड़ा सा इसका आपको बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि सोशोलॉजिकल स्कूल का एग्जैक्टली मतलब बैकग्राउंड के बारे में क्या क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है? मतलब हर हर बुक में जो भी बैकग्राउंड है ना वो लिखा हुआ है। और इसमें सबसे पहले ना, इसमें आपको फाउंडर्स से ज्यादा सोशोलॉजिकल स्कूल में आपको जो भी पाइनियर्स थे, पाइनियर्स मतलब फर्स्ट इन टाइम, ठीक है, आपको पाइनियर्स के बारे में इसमें पढ़ना पड़ेगा। जैसे कि इसमें अगस्त कॉन्टे थे, ठीक है, हर्बर्ट स्पेंसर थे, डुगोइट थे, ठीक? तो ये सब आपको ये सब आप लोग को देखना पड़ेगा, ठीक है? अब डुगोइट के भी बारे में जब हम पढ़ते हैं ना, तो उनकी जो जो थ्योरी थी वो बेस्ड किस पे थी, सोशल सोलिडारिटी पर बेस्ड थी, ठीक? तो ये भी आपको देखना पड़ेगा कि साहब जो सोशल सोलिडारिटी की जो थ्योरी है वो क्या थी, ठीक है? फिर जब हम बात करते हैं ना सोशियोलॉजिकल स्कूल में, तो फिर इसमें एक जूरिस्ट हुए थे जिनका की नाम था आयरिंग। अब आयरिंग को बेसिकली इनके बारे में ये बोला जाता है कि ही लेज द फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस। तो माइट भी पॉसिबल की याद है कि भाई सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस की, सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस की जो फाउंडेशन है वो किसने रखी, ठीक है? तो इसमें हम आपको ये याद रखना है कि साहब जो आयरिंग थी,
आयनिंग ने सोशियोलॉजिकल जूरिस्प्रूडेंस का फाउंडेशन इन्होंने लेट आउट करा है, ठीक है। फिर इसमें अर्लिच भी है, ठीक, तो वो भी आप लोग को एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है। अब मतलब मेरा बेसिकली ये कहना है कि स्कूल्स वाले पोर्शन में आपको जो जो भी आपको फाउंडर्स आपको मिले, ठीक है, जो जो भी आपको जूरिस्ट मिले, और हर उस जूरिस्ट का मेन मेन वो क्या है, उसने मेन मेन क्या लिखा है, उसने मेन मेन क्या उसने प्रोपाउंड करा, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ये आपको मतलब याद रखना पड़ेगा एग्जामिनेशन के दौरान, ठीक है। देन फिर इसके बाद एक प्योर थ्योरी ऑफ लॉ है, ठीक है, तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ भी आपको देखना पड़ेगा, सेम वही जो भी हमने यहाँ देखा कि साहब प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में अगर मैं बात करूँ ना, अगर मैं बात करूँ प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में, तो प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में एक नॉर्मेटिव साइंस का एक कॉन्सेप्ट आया है, ठीक है, कि लॉ नॉर्म्स आर ऑट नॉर्म्स, ठीक है, एक लॉ इज अ नॉर्मेटिव साइंस एंड लॉ नॉर्म्स आर ऑट नॉर्म्स का एक कॉन्सेप्ट आया है, लॉ नॉर्म्स आर ऑट नॉर्म्स। तो इसको भी पढ़िएगा और इसको याद रखिएगा कि लॉ नॉर्म्स और ऑट नॉर्म्स ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में है या ये किस में है, ठीक है, तो ये प्योर थ्योरी ऑफ लॉ में है, तो इसको थोड़ा सा देख कर जाइएगा, ठीक है। फिर इसमें एक जो बात आती है ना ग्रंड नॉर्म की, ठीक है, फिर एक जो बात आती है ग्रंड नॉर्म की, ये बहुत बार पूछ लेते हैं, तो ग्रंड नॉर्म का पूरा जो कंसेप्ट है वो पढ़ के जाइएगा, ठीक है। और इसमें जो फाउंडेशंस थी केल्सन की, तो वो भी आप लोग को देख के जानी है, ठीक है। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर आप लोग के पास टाइम बचे तो इन दैट के साथ फिर क्रिटिसिज्म को देखिएगा इन सब स्कूल्स के, अदरवाइज आपको क्रिटिसिज्म वगैरह देखने की आज सच रिक्वायरमेंट नहीं है, बहुत मतलब उतनी ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपसे कोई डायरेक्टली क्रिटिसिज्म पूछ ले, बट हाँ मतलब क्वेश्चन स्टिल आ सकता है, लेकिन क्रिटिसिज्म का नहीं आएगा मेरे हिसाब से, जहां तक है आप लोग से मेजर मेजर यही चीज पूछी जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन फिर फंक्शंस एंड पर्पस ऑफ लॉ। अब जूरिस्प्रूडेंस में लॉ क्या है बेसिकली, ठीक है, प्लस उसका फंक्शन क्या है, उसका पर्पस क्या है, ठीक, तो जो वाला एक जो पोर्शन होता है ना, एक वो आपको पूरा एक पढ़ के जाना है, ठीक। देन फिर क्वेश्चन ऑफ लॉ क्या होता है, ये बेसिकली पूरा पूरा ये थ्योरेटिकल पार्ट है, ठीक है, ये आप लोगों को थोड़ा सा देख के जाना पड़ेगा, फैक्ट्स एंड डिस्क्रिशन क्या है क्या नहीं है, ये आपको देख के जाना है, ठीक। फिर एक और चीज मैं आपको बता दूं कि जो नेचुरल लॉ है ना, नेचुरल लॉ में आप लोग को जो थ्योरी ऑफ जनरल विल है, नेचुरल लॉ स्कूल में ना, नेचुरल लॉ में जो थ्योरी ऑफ जनरल विल है, ये आप लोग को पढ़ के जाना पड़ेगा, ठीक है, ये पूरा देख के जाइएगा कि थ्योरी ऑफ जनरल विल क्या है और किसने दी थी, ठीक है। एंड देन फिर एचएलए हार्ट ने क्या क्या कहा, क्या उसने प्रोपाउंड करा, ये सब आपको देख के जाना पड़ेगा, ठीक। फिर अब अगर मैं बात करूं जस्टिस एंड इट्स काइंड्स की, जो ये वाला जो एक पोर्शन होता है ना, तो अब इसमें ये बहुत ज्यादा कुछ डिफिकल्ट तो पोर्शन नहीं है, ये एक जनरल पोर्शन है, ठीक है। तो अब इसमें सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम कैसे है, क्या हुआ था, ठीक है, तो थोड़ा सा ये आप पढ़ के जाइएगा, ठीक। फिर जो जस्टिस एंड इट्स काइंड वाला जो पोर्शन है ना, अब उसमें एक और चीज आ जाती है कि भाई कितनी तरह की जस्टिस हैं, कि जस्टिस के कितने काइंड हैं, तो एक आपको ये पढ़ के जाना पड़ेगा कि साहब एक डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस होता है, ठीक है, एक करेक्टिव जस्टिस है, एक करेक्टिव जस्टिस है, एंड एक और जो टाइप का जो जस्टिस है दैट इज सोशल जस्टिस, ठीक। तो इन केस अगर आ जाए कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस आते हैं, ठीक है, माइट बी पॉसिबल ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हैं आपसे सीयूईटी में, तो ये याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव है, करेक्टिव है एंड सोशल है, तीन तरह के जस्टिस है, ठीक। प्लस जो जस्टिस है ना, जो एंड्स है फॉर सिक्योरिंग द जस्टिस, वो किस लिए होता है, तो वो भी याद रखिएगा कि फॉर यूनिफॉर्मिटी, फॉर इम्पार्शियलिटी, फॉर द रूल ऑफ लॉ एंड फॉर स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ द सोशल ऑर्डर। वैसे ये आपसे एज सच एमसीक्यू वाले पार्ट में वैसे पूछा नहीं जाएगा, है ना, बट स्टिल, लेकिन जो ये टाइप्स ऑफ जस्टिस है ना, ये आप लोग को याद रखना है, ठीक है, ये माइट भी पॉसिबल कि आ जाए, ठीक। फिर हम बात करते हैं, जब हम लॉ की बात करते हैं ना, तो कितनी तरह का लॉ है, जैसे यहाँ पे तो सिर्फ सिविल एंड क्रिमिनल है, अब सिविल एंड क्रिमिनल को भी जब आप बाइफरकेट करते हैं ना, तो उसमें भी फिर बहुत सारे काइंड ऑफ लॉ आ जाता है, जैसे कि इंपरेटिव लॉ है, ये आपको पढ़ के जाना है कि इंपरेटिव लॉ क्या है, ठीक है। फिर फिजिकल या साइंटिफिक लॉ है,
ये आपको देख के जाना है। नेचुरल या मॉरल लॉ है, ये आपको देख के जाना है। ठीक है, फिर कन्वेंशनल लॉ है, ये आपको देख के जाना पड़ेगा। इसको ना बस इन सब के बारे में पढ़ जाइएगा कि किस किस टाइप ऑफ ये लॉ की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, देन कस्टमरी लॉ है, ये आपको देख के जाना पड़ेगा। ठीक है, फिर प्रैक्टिकल या टेक्निकल लॉ है, ये आपको देख के जाना है। फिर इंटरनेशनल लॉ है, ये आपको देख के जाना। ठीक है, तो ये सब जो सिविल एंड क्रिमिनल को जब हम बाइफरकेट करते हैं, सिविल एंड क्रिमिनल, फिर एक और फॉर्म्स ऑफ लॉ आ जाता है। लेकिन जो हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, वो हमसे क्वेश्चन इन सब के बेसिस पर पूछा जाएगा कि भाई ये कि जैसे इम्पेरेटिव लॉ के लिए जैसे एक उन्होंने एक कुछ को लिख के दे दिया कि, और फिर उन्होंने पूछ लिया कि वेदर इट इज ए इम्पेरेटिव लॉ और इट इज फिजिकल और साइंटिफिक लॉ। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा। ठीक, आप लोग की बुक्स में जो काइंड ऑफ लॉ वाला एक जो चैप्टर होगा ना, उसमें उसमें आपको ये सब मिल जाएगा। ठीक, फिर अगर मैं बात करूं लॉ में ही, फिर अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ की बात करता हूँ, ठीक है, ये तो टाइप्स ऑफ लॉ हो गई। अब लॉ को ही अगर मैं क्लासिफाई करूँ ना, लॉ को ही अगर मैं क्लासिफाई करूँ, तो फिर लॉ दो तरह के उसमें ब्रॉडली क्लासिफाई होता है। एक इंटरनेशनल लॉ होता है और एक म्युनिसिपल एंड नेशनल लॉ होता है। तो ये भी आपको देख के जाना पड़ेगा कि सब इंटरनेशनल लॉ क्या है एंड म्युनिसिपल एंड या नेशनल लॉ क्या है। ठीक है, तो ये आपको देख के जाना है। देन फिर बात करते हैं हम थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट एंड सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कोर्ट की। ठीक, तो अब जो भी थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है ना, ये थोड़ा सा आप लोग को ना, इसकी आप लोग को बेसिकली एक एग्जॉस्टिव स्टडी आपको करनी पड़ेगी, ड्यू टू द फैक्ट कि ना वो कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि साहब उन्होंने एक लाइन दे दी और फिर वो ये पूछ लेंगे कि साहब अब ये बताइए कि साहब इसमें से कौन सी थ्योरी यहाँ एप्लीकेबल हो रही है, या कौन सी थ्योरी ऑफ पनिशमेंट जो है वो यहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे अभी बताता हूँ लिख के। हाँ जी, देखिएगा, थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट की जब मैं बात करता हूँ ना, तो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट में पहले तो आपको ये याद रखना है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट आर देयर। तो टोटल 5 वो तरह की जो वो थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट है। ठीक है, अब वो 5 तरह की कौन कौन सी हैं? एक तो है प्रिवेंटिव थ्योरी है, एक प्रिवेंटिव थ्योरी है, ठीक है, दूसरा डेटरेंट थ्योरी है, तीसरा रिफॉर्मेटिव थ्योरी है, चौथा रेट्रिब्यूटिव थ्योरी है एंड पांचवा एक्सपिएटरी थ्योरी है। ये पांचों तरह की जो थ्योरीज हैं, एग्जाम देने जाने से पहले इनको पढ़कर जाइएगा, और मैं तो कह रहा हूँ इनको आप याद कर जाइएगा। क्योंकि क्या होता है ना, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा या फिर एक एग्जाम्पल देके आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा इन सब थ्योरीज के बारे में। ठीक है, तो थोड़ा सा इन सब थ्योरीज की आपको एग्जॉस्टिव स्टडी करना बहुत जरूरी है। एंड एक्सपिएटरी वो थ्योरी में ना कहीं कहीं आपको मनु का भी जिक्र मिलेगा कि साहब मनु ने ये कहा था। ठीक है, तो मनु ने क्या कहा था इन केस, मतलब फॉर एक जो होता है ना, जो तुक्के के तौर पे अगर एक लगाना हो तो। ठीक है, तो अगर कहीं भी मनु का कुछ वो लिखा मिल जाए एंड फिर टाइप्स ऑफ थ्योरीज इसमें या थ्योरी ऑफ पनिशमेंट उसमें पूछ लिया जाए, ठीक है, तो वो एक्सपिएटरी वो थ्योरी में काफी कुछ बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द मनु है। ठीक है, फिर देखिए, फिर जो ये सेकेंडरी फंक्शंस ऑफ द कोर्ट हैं, ठीक है, तो वो रेट्रिब्यूटिव फंक्शन है, रिफॉर्मेटिव फंक्शंस है। ठीक है, वो थोड़ा सा आप लोग देख लीजिएगा, थोड़ा सा याद कर लीजिएगा। ठीक, देन फिर आ जाइए सोर्सेज ऑफ लॉ। तो अब सबसे पहले जो सोर्सेज है ना लॉ के, कि सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि सब किसने लॉ को क्लासिफाई करा था। ठीक है, या क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज किसने करा था। तो जब हम पढ़ते हैं ना, तो हमें मिलता है नाम साल्वेंट का, कि सब साल्वेंट ने जो है जो सोर्सेज है उसको क्लासिफाई करा था। और दो उसमें उसने इसको बांटा था, एक था फॉर्मल सोर्स और दूसरा था मटेरियल सोर्स। फॉर्मल सोर्सेज वो सोर्सेज थे from which the law derives its force and validity, and material जो सोर्स थे वो सोर्सेस थे from which law derives not its validity but the matter of which it is composed। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि सब किसने क्लासिफाई करा था। तो क्लासिफाई करने वाला कौन है? इसमें साल्वेंट है। ठीक, और किस किस कैटेगरी में वो क्लासिफाई करा था वो आपको देखना है। ठीक है, देन फिर आ जाइए कस्टम। तो कस्टम के रिगार्डिंग ना हमें जो देखना है ना, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कस्टम का हिस्टोरिकल स्कूल में, हिस्टोरिकल स्कूल के जो ज्यूरिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने कस्टम से रिलेटेड क्या क्या उन्होंने ऑब्जर्व करा था।
ठीक है, उन्होंने क्या क्या थ्योरी बनाई थी, ठीक है, क्या कुछ उन्होंने कहा था रिगार्डिंग कस्टम्स, स्पेसिफिकली किसने, जो भी हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट हैं, आपको सिर्फ इनके बारे में देखना है, क्योंकि कस्टम के रिगार्डिंग ना हिस्टोरिकल स्कूल के जूरिस्ट ने ही सबसे ज्यादा काम किया है, या हमें जो मिलता है वो इन्हीं का हमें सबसे ज्यादा काम मिलता है। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन हुआ ना कस्टम्स का, वो भी दो कैटेगरीज में हुआ। ठीक, एक हुआ लीगल कस्टम, दूसरा हुआ कन्वेंशनल कस्टम, या एक को आप बोल लीजिए कस्टम्स विदाउट सैंक्शन एंड कस्टम्स हैविंग सैंक्शंस। ठीक है, हो सकता है आपसे ये भी पूछ लिया जाए कि कस्टम्स को क्लासिफाई मतलब कस्टम्स कितने तरह के उसमें क्लासिफाई हुआ। ठीक, तो कस्टम्स विद सैंक्शन हुआ एंड कस्टम्स विदाउट सैंक्शन हुआ। कस्टम्स विदाउट सैंक्शन हुआ। ठीक है, तो ये दोनों आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों को पढ़ जाइएगा। ठीक है, फिर जो कस्टम्स हैविंग सैंक्शन है ना, अब उसमें जो कस्टम्स हैविंग सैंक्शन है, फिर वो दो में डिवाइड हुआ आगे फर्दर, एक बना लीगल, दूसरा बना कन्वेंशनल। ठीक, तो ये भी फर्दर ये सब क्लासीफाई हुआ, तो ये भी आपको देख के जाना है। ठीक है, कि टाइप्स ऑफ कस्टम कितने हैं, दो है, विद सैंक्शन विदाउट सैंक्शन। ठीक, फिर उसमें से भी लीगल कौन सा और कन्वेंशनल क्या। ठीक है, अब हमारे संभव लॉ में ना एक ही कोर्स चल रहा है 2199 का। ठीक है, ये बहुत एग्जॉस्टिव कोर्स है, उसमें पूरा ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ाया गया है हमारे द्वारा। ठीक है, एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के जो जो भी मेजर वो जितनी भी चीजें हैं सब हमने डिस्कस करा हुआ है। अगर आप CUET LLM PG का एग्जाम देने जा रहे हैं एंड आपको अपने जो भी तैयारियां हैं, अगर आपको उसमें 5th गियर आपको डालना है, तो आप ये 2199 का कोर्स ले सकते हैं। इसमें 6 मंथ की वैलिडिटी आपको मिलेगी, कंप्लीट कवरेज मिलेगा सिलेबस का, एक्सटेंसिव मॉक टेस्ट सीरीज है। ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए तो मॉक टेस्ट मस्ट है, एसेंशियल है, डिटेल्ड आपको सोल्यूशन मिलेंगे एंड आपके लिए फ्लेक्सिबल एक्सेस है उसमें। ठीक है, वापस आ जाते हैं। ठीक, अब एसेंशियल्स है कुछ कस्टम्स के, कि सब कस्टम्स के कुछ एसेंशियल होने चाहिए, ये है वो है, तो ये आप लोग के पास टाइम हो पढ़ने का तो इसको पढ़िएगा, अदरवाइज एज सच कोई इसमें इसमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं प्रेसिडेंट की, तो प्रेसिडेंट के ना दो मीनिंग है प्रेसिडेंट के। ठीक, अब वो दोनों मीनिंग आप लोग की जो बुक्स में है, ठीक, उसको एक बार पढ़ के जाइएगा, तो वो प्रेसिडेंट के आपको आपको 2 मीनिंग्स मिलेंगे। ठीक है, 2 मीनिंग्स आपको मिलेंगे प्रेसिडेंट के, तो ये दोनों मीनिंग आपको देख के जाने हैं। ठीक है, बाकी प्रेसिडेंट में एज सच हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। एक कॉन्सेप्ट आता है हायरार्की ऑफ कोर्ट्स, एक हायरार्की ऑफ कोर्ट्स का एक कॉन्सेप्ट आता है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इसमें पढ़ के जाइएगा, बेसिकली उसको एज अ डॉक्ट्रिन भी एक उसको बोल दिया जाता है। तो माइट भी पॉसिबल कि आपसे हायरार्की पूछ ली जाए, है ना, और इसको यहाँ पे जो ये प्रेसिडेंट वाला जो ये कंसेप्ट है ना, इसको यहाँ पे लिंक कर दिया जाए किससे, CRPC से। ठीक है, फिर आपसे पूछ ली जाए कि साहब अब इसकी हायरार्की बताओ। ठीक है, या मतलब सिविल जज फर्स्ट डिवीजन कौन है, सेकंड डिवीजन क्या होता है, या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन होता है, सेकंड क्लास कौन होता है ना, फिर CJM कौन होता है, ACJM कौन होता है। तो माइट भी पॉसिबल आप लोगों से ये सब चीजें जो है ये पूछी जा सकती है। ठीक है, इसको वो लिंक कर दे कहाँ से, इसको वो लिंक कर दे CRPC से, एंड देन फिर वो आपसे ये सब जो चीजें हैं वो ये पूछ ले आपसे। ठीक है, फिर देखिए, अब हमें जो देखना है वो है लीगल कॉन्सेप्ट ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक, अब राइट्स एंड ड्यूटीज में सबसे पहले तो आप ये देखिएगा कि उसमें जो डेफिनेशन है राइट की, वो किस किसने क्या क्या दी है। जो डेफिनेशन ऑफ राइट है ना, वो किसने दी और कैसी कैसी दी और क्या क्या दी। ठीक है, इसमें आपको मेजरली मिलेगा ऑस्टिन, साल्मन, हॉलैंड एंड डुकुल। ठीक है, ये सब इसमें आपको मिलेंगे। देन फिर जब हम बात करते हैं थ्योरीज ऑफ राइट्स की, ठीक है, ये मीनिंग ऑफ राइट्स, काइंड्स ऑफ राइट्स, ये सब भी आप देखिएगा। फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज द थ्योरीज ऑफ राइट्स। इसमें आपको थ्योरीज ऑफ राइट भी एक इसमें आपको देखनी है। दो तरह की आपको थ्योरीज मिलेंगी, एक मिलेगी आपको विल थ्योरी, दूसरी मिलेगी आपको इंटरेस्ट थ्योरी। ठीक है, ये दोनों आपको देखनी है, विल थ्योरी क्या है और इंटरेस्ट थ्योरी क्या है। ठीक, फिर आपको मिलेंगे 4 एलिमेंट आपको मिलेंगे लीगल राइट के, तो वो 4 एलिमेंट आपको देखने हैं। ठीक, और बस इसको आपको पढ़ना है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। एंड जो ये मीनिंग ऑफ राइट इन वाइडर सेंस है,
ठीक है, तो थोड़ा सा अगर आप लोग को टाइम मिले तो इसको थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा। ये आपकी जो मतलब जो आपकी जो ये ऑब्जर्वेशन है ना ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, तो ये उसको आपको अच्छा कर पाएगी। ठीक है, इसको बस मैंने इस मारे इसको मैंने यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बनाया है। ठीक, यहाँ पे अगर आप लोग की बुक में जो कुछ भी हो, मतलब वो जो भी जिस भी टॉपिक की फॉर्म में हुई है, ठीक है, इसको एक बार पढ़िएगा जरूर, क्योंकि ये जरूरी हो जा रहा है। ठीक है, देन पोजेशन क्या है, आइडिया ऑफ ओनरशिप क्या है, काइंड्स ऑफ ओनरशिप क्या है। ठीक है, पोजेशन, आइडिया ऑफ ओनरशिप एंड काइंड्स ऑफ ओनरशिप। ठीक है, ये सब आपको देखना है, ये सब आप लोग एक बार पढ़ के जाइएगा। ठीक, प्लस जो भी जो पोजेशन है, पोजेशन में आपको ना रूसो, कैंट एंड हीगल, ठीक है, इन तीनों को आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, ये लोग क्या है इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मतलब ये एक इंपॉर्टेंट ज्यूरिस्ट हैं विद रिगार्ड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ पोजेशन। ठीक, और काइंड्स ऑफ पोजेशन की जब हम बात करें ना, तो एक मीडिएट पोजेशन होता है, एक इमीडिएट पोजेशन होता है, ये भी आपको देख के जाना है। एक कॉर्पोरियल पनिश एक वो पोजेशन होता है, एक इनकॉर्पोरियल होता है, ये भी आपको देख के जाना है। ठीक है, देन फिर एक जो कॉन्सेप्ट होता है ना कंटिन्यूअस ऑफ पोजेशन का, वो थोड़ा सा पढ़ के जाइएगा। ठीक, फिर आ जाइए कॉन्सेप्ट ऑफ ओनरशिप पे। अब ओनरशिप पे हमें बस ये देखना है कि कितनी तरह की जो ओनरशिप है वो होती है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ओनरशिप्स आर देयर, या क्लासिफिकेशन आपने कैसे किया है ओनरशिप का, वो आपको देखना है, और वही सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसमें भी जो अगर मैं बात करूँ ना, तो ओनरशिप को 6 टाइप्स ऑफ ओनरशिप में डिवाइड करा गया है। ठीक है, तो वो छो की छो जो है वो आप देखिएगा। ठीक है, कि क्या है, कैसे वो डिवाइड करा गया है। अब इसमें मैं आपको बता देता हूँ, एक कॉर्पोरियल इनकॉर्पोरियल ओनरशिप होती है, एक सोल एंड को ओनरशिप होती है, एक ट्रस्ट एंड बेनिफिशियल ओनरशिप है, एक लीगल एंड इक्विटेबल ओनरशिप है, एक वेस्टेड एंड कंटिजेंट ओनरशिप है, एंड अनदर इज एब्सोल्यूट एंड लिमिटेड ओनरशिप। ठीक है, तो माइट बी पॉसिबल कि वो काइंड्स ना पूछ के क्लासिफिकेशन पूछ ले ओनरशिप का, कि ओनरशिप को कितनी कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है। तो आंसर आपके पास है कि 6 कैटेगरीज में करा गया है, प्लस इनमें जो जो भी लिखा है वो एक बार आपको पढ़ना है। ठीक है, देन नेचर ऑफ पर्सनालिटी, स्टेटस ऑफ अनबॉर्न। अब अनबॉर्न का एक जो स्टेटस है ना, वो आप लोग को देख के जाना है कि सब किस बारे में बात हो रही है। ठीक है, क्या स्टेटस होता है अनबॉर्न का। ठीक, उसके रेस्पेक्ट में क्या कोई प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो सकता है या नहीं हो सकता। ठीक है, प्लस किस इंडिविजुअल ने किस ज्यूरिस्ट ने क्या क्या बोला था। ठीक है, वो भी आपको देखना है। ठीक है, ठीक है, फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट माइनर, यूनाटिक, ड्रंकन एंड डेड पर्सन। ठीक है, इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा देखना है। ठीक, कि कौन से ज्यूरिस्ट ने क्या कहा था इनके रेस्पेक्ट में। बाकी ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मेजर जो चीज इंपॉर्टेंट है वो आपको यहाँ से देखनी है। देखिए, काइंड ऑफ ओनरशिप है, पोजेशन है, मीनिंग ऑफ राइट्स वगैरह है। ठीक है, तो ये सब आप लोग को देख के जाना ही जाना है। ठीक, ज्यूरिस्प्रूडेंस देखिए बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। ठीक है, किसी कोई नहीं बता सकता कि सब कौन सी जगह से क्या कब क्या पूछ लिया जाए, लेकिन बेस्ड ऑन द प्रीवियस एग्जाम्स, ठीक है, या जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, या बेस्ड ऑन द एग्जामिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू, मैंने आप लोग को काफी कुछ बताने की कोशिश करी है कि क्या क्या आ सकता है। ठीक है, बाकी हमारा जो कोर्स है वो चल ही रहा है। ठीक है, रेगुलर हमारा कोर्स वो रन कर रहा है 2199 का, है ना। आप इसमें एनरोल कर सकते हैं, आप इसमें अपनी जो तैयारी है वो उसको आप और ज्यादा बूस्टअप कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो में हमने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस हमने बस उसी को डिस्कस किया है। ठीक है, मुझे लग रहा था कि इंटरनेशनल लॉ का भी हम डिस्कस कर सकते थे, बट अब इंटरनेशनल लॉ के लिए मैं अलग से एक वीडियो लेकर आऊंगा, उसमें मैं पूरा इंटरनेशनल लॉ का जो है वो मैं डिस्कस करूंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।